नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल ओम शिव शक्ति क्लासेस में हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। यदि आप YouTube चैनल में नए हैं तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं अभी आप सभी के सामने एमपी पुलिस के पिछले साल के पेपर के साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप सब देख सकते हैं कि कैसे साइंस के क्वेश्चन आते हैं और आपकी तैयारी क्या है और आप सही करके बताएं और नीचे कमेंट सेक्शन में स्कोर बताएंगे। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चल रहा हूँ। उस क्वेश्चन का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करते हैं। नेम द ऑर्गेनल दैट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहलाता है। ये सब मैं जितने भी बात बोलूंगा इस सारे क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट रहेंगे, आप सब ध्यान से सुनेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है भी कहते हैं। इसकी खोज 1885 में अल्टमैन नामक साइंटिस्ट ने की थी और इसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। चलिए मैं और नाभिक क्वेश्चन कुछ ऑप्शन में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे न्यूक्लियस फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस देखिए कोशिका की सारी एक्टिविटी का संचालन करता है। ये कोशिका सेल का प्रमुख अंग मेन ऑर्गेनल कहलाता है। न्यूक्लियस में ही डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है। डीएनए और आरएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलता हूँ। पेट्रोलियम को सामान्यतः इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसका क्वेश्चन आप पहले आप आंसर वो करिए, फिर मैं बता रहा हूँ आंसर यहाँ पे हालांकि दिख रहा है। तो चलिए मैं इसका एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। इसका ब्लैक स्वर्ण होगा। ब्लैक स्वर्ण देखिए इसका ब्लैक स्वर्ण कहता है। ब्लैक स्वर्ण दूसरा कोयला को भी काला सोना या ब्लैक स्वर्ण भी ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। चलिए मैं ऑप्शन में कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। ये हरित स्वर्ण जो लिखा है, ये हरित स्वर्ण किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और अब आप इनको छोड़ के नहीं आएंगे। ये जो ग्रीन गोल्ड लिखा है इसका राइट आंसर बांस होगा। बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। येलो गोल्ड जो लिखा है पीला स्वर्ण, इसे सरसों, इसका एग्जाम्पल होगा सरसों जब पता होगा ना आप सभी को, जो पीले कलर की होती है बसंत ऋतु में देखी जाती है अक्सर खेतों में। देखिए व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं? श्वेत स्वर्ण, व्हाइट गोल्ड ये कपास होगा जो कॉटन होता है, कॉटन को ही व्हाइट गोल्ड कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है उन दो कोशिकाओं के नाम बताइए जिनकी उनकी स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है। देखिए हिंदी किस प्रकार की दी हुई है इसकी, वो इसे बिल्कुल वाव टाइप का। देखिए चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ आसान भाषा में। नाम द टू ऑर्गेनल दैट हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। इसका राइट आंसर तो आप सभी को दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड लवक होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे दें, जो कि 2020 में एमपी पुलिस के एग्जाम में इससे संबंधित यदि क्वेश्चन बनाता है तो किस प्रकार के क्वेश्चन बनाएगा, मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है कि जेनेटिक मटेरियल। देखिए तो जो सेल होती है सेल दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ये एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल का कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, प्लांट सेल का कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इससे क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट मैं आप सभी को बता दूं कि ये इस प्रकार का कुछ होता है, इसी प्रकार इधर भी होता है। तो चलिए इसमें इनमें क्या होता है कि प्लांट सेल में सेल वाल होती है, बाहर सेल वाल होती है, बट एनिमल सेल यानी हम लोगों के सेल में सेल वाल नहीं होती। इनकी जो सेल वाल होती है प्लांट सेल की, ये किससे बनी होती है? ये सेल्यूलोज से बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और हम लोगों में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर सेल मेम्ब्रेन, जो कि कार्बोहाइड्रेट और ग्लिसरिक एसिड से बनी होती है। तो इनमें एनिमल सेल में ये एनिमल सेल में जैसा कि आपको
सभी जानते भी होंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस। तो इनमें हरित भाग प्लास्टिड पाया जाता है और एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। एनिमल जो प्लांट सेल होती है, तो प्लांट सेल और एनी सेल में कॉमन बात यह है कि दोनों में न्यूक्लियस होता है, दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इन दोनों का स्वयं का खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे डीएनए कहते हैं। खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे डीएनए कहते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और डिटेल से बातें करूंगा इन सब के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ये कह रहा है वृश्चिका में पाए जाते हैं। देखिए किस प्रकार की हिंदी आती है जिससे वहाँ पे पढ़ते ही 2-3 बार क्वेश्चन को रीड करने में लग जाता है, जिससे समय चला जाता है और सभी नहीं कर पाते। चलिए इसको आप सब यहाँ से देख कर जाएंगे तो अगली बार आप सब समझेंगे कि क्या मुझे ये क्या कहना चाह रहा है। डेंड्राइट्स आर फाउंड इन, ये कह रहा है मतलब डेंड्राइट्स। देखिए ये इसका राइट आंसर नर्वस टिश्यू होगा। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर होगा नर्वस टिश्यू। देखिए जो तंत्रिका ऊतक होती है, तंत्रिका सेल ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्वेश्चन आता है, बार ये क्वेश्चन आता है और हर एग्जाम में आप जाते हैं और बिल्कुल वही क्वेश्चन बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज से आप इसको गलत नहीं करेंगे। ये पूछेगा कि ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, तो आप सभी को बताना है कि तंत्रिका ऊतक नर्वस सेल। चलिए ये तंत्रिका जो है ये हमारे शरीर में बॉडी में सेंसरी ऑर्गन का काम करती है। मतलब कहने का कि जो ठंडी गर्मी वर्षा जो हम जैसे एक कप चाय रखी है उसे हम छुए तो हमें ये एहसास होता है ये गर्म है, हम जल जाएंगे, हम तुरंत हाथ को हटा लेते हैं। तो रिफ्लेक्स सेक्शन कहलाता है, ये तंत्रिका सेल ही करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निम्नानुसार। मैंने ये कह रहा है कि जो आइंस्टीन एक साइंटिस्ट हैं। कहाँ के साइंटिस्ट हैं? ये जर्मनी के साइंटिस्ट हैं और इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। वही E बराबर mc², आप सभी पढ़े होंगे। थर्ड नंबर इसका आंसर राइट आंसर होगा E बराबर mc²। इनका ये कहने का मतलब है कि जो द्रव्यमान होता है वो एनर्जी के सापेक्ष होता है, जो मास होता है वह एनर्जी के रिस्पेक्टिवली होता है, सापेक्ष होता है। E बराबर mc² विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन का होना क्यों होता है? चलिए इसका राइट आंसर होगा जी पृथ्वी। आप सभी जानते, इसका राइट आंसर तो दिख ही रहा है। पृथ्वी की धुरी समतल कक्षा के संदर्भ में नत होती है, मतलब द अर्थ एक्सिस इज टाइड विद द रिस्पेक्ट टू द प्लांट ऑफ द ऑर्बिट। इसका राइट आंसर। चलिए मैं इसको बता दूं इसके बारे में थोड़े से। जो पृथ्वी होती है, हमारी अर्थ होती है, ये एक सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर तो चक्कर लगाती है, राउंड करती है, बट ये अपने धुरी पर भी घूमती रहती है। जब धुरी पे घूमती है तो डे और नाइट होता है, डे एंड नाइट, दिन और रात होता है। और ये अपनी एक्सिस से 23.5 डिग्री 23 राइट 1/2 डिग्री क्या है, ये झुकी हुई है। जिस कारण झुके हुए होने के कारण इनमें झुकी हुई है और सूर्य की चक्कर लगाती। इसी कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। जो छह ऋतुएं होती हैं ना, हमारी अर्थ पे 6 सीजन होते हैं, 6 ऋतुएं होती हैं, तो वो इसी कारण होती हैं। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण से ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कहता है? नाभिकीय विखंडन तथा संलयन में अवमुक्त ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के कारण होती है। द हीट एनर्जी रिलीज इन एन न्यूक्लियर फ्यूजन, दैट फ्यूजन प्रोसेस इज ड्यू टू द। चलिए इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान का ऊर्जा में, ये दिख ही रहा है आप सभी को, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे तो आपसे ये थर्ड नंबर होगा इसका राइट आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन आए थे, देख लीजिए क्या आप सभी से कर पाएंगे। यदि नहीं कर पाएंगे तो आप सभी को और अभी पढ़ने की जरूरत है और आप बने रहिए। हम लगातार एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सभी को करा रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलिए मैं नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन से बात कर लेते हैं। कन्वर्सेशन ऑफ मास इनटू एनर्जी, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण
नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। चलिए इससे एग्जाम्पल बार बार क्वेश्चन पूछता है। न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन जो लिखा है इसका एग्जाम्पल क्या है और नाभिकीय संलयन है। चलिए जो नाभिकीय विखंडन है, जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है और इससे ढेर सारी ऊर्जा रिलीज होती है, जो कि जैसे हाइड्रोजन बम, ये हाइड्रोजन बम जो है वो इसी का एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय विखंडन का ही एग्जाम्पल है। चलिए नाभिकीय संलयन क्या है? जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, नाभिकीय संलयन करते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य जो है, तारे जो हैं, ये सारे नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। न्यूक्लियर फिजन एक होता है और एक फ्यूजन और फिजन दोनों अलग अलग चीजें हैं, फ्यूजन और फिजन। चलिए तो सूर्य और तारे जो हैं तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर सूर्य बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। ये इसके नाभिकीय संलयन का एक एग्जाम्पल याद रखिएगा। ये जो परमाणु बम होता है, परमाणु बम भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बार बार ये क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाएं। चलिए थर्ड नंबर का, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है निम्नलिखित में से इनमें से कौन संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बोस-आइंस्टीन संघनन के रूप में जाना जाता है। कि फर्स्ट नंबर होगा, देखिए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4। पहले आप 3 पढ़े रहे, ठोस, द्रव, गैस पढ़े रहे होंगे। पहले आप पदार्थ की ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस आप सब पढ़े रहे हो, लेकिन अब वर्तमान में 5 हो चुकी है। 4th नंबर की है प्लाज्मा और 5th नंबर की है बोस-आइंस्टीन। चलिए देखिए सॉलिड के एग्जाम्पल तो आप सभी जानते हैं, जैसे ईंट हो गई, पत्थर हो गए, सब सॉलिड होते हैं। लिक्विड कौन सा? जैसे आप जब जानते हैं वाटर हो गए, सब लिक्विड है। गैस हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें हैं। और प्लाज्मा ये चौथी अवस्था है। जैसे प्लाज्मा अवस्था कौन सी कहलाती है? चलिए मैं आपको बता दूं। जब आप आटा गूंथते हैं तो आटा बिल्कुल वो हो जाता है, सॉफ्ट टाइप का हो जाता है, वही प्लाज्मा स्टेट कहलाती है। और ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन ये 5th अवस्था है। इसकी खोज बोस ने की थी, तो इसलिए इनके नाम पर ही पढ़ा है। इन्होंने ये क्वेश्चन में ये खुद ही कह दिया कि प्लाज्मा की चौथी अवस्था मानी जाती है। और फिर फर्स्ट नंबर ऑप्शन ये कह रहा है कि बोस-आइंस्टीन संघनन के रूप में जानी जाती है, जबकि दोनों अलग अलग स्टेट हैं। बोस-आइंस्टीन और प्लाज्मा अलग अलग स्टेट हैं, इसलिए ये नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चल रहे हैं हम। निम्न में से किसमें शाखा युक्त पेशी तंतु होती है? तो ये देखिए, ये पेशी से क्वेश्चन होगा। इसका कार्डियक होगा। कार्डियक जो होती है तो वो शाखा युक्त होती है, मतलब ब्रांचेड होती है। देखिए ये जो मस्कुलर सिस्टम जो है, तो पेशियां, मसल्स 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? एक होती है ऐच्छिक, एक अनैच्छिक और एक हृदयी, कार्डियक, हृदयी। इन्हें इंग्लिश में ऐच्छिक को वॉलेंट्री, अनैच्छिक को नॉन वॉलेंट्री, इसको कार्डियक कहते हैं। और इसे दूसरे शब्दों में ऐच्छिक पेशी को क्या कहते हैं? इसे रेखित, अरेखित, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड, और ये कार्डियक ही है। चलिए इनके एग्जाम्पल में बता दूं, इससे संबंधित ये सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये फालतू में बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो देखने को मिलेंगे। जब आप कोई भी बुक लगाएंगे वहां भी आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत कौन सी? ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा से होती हैं। जैसे मान लीजिए कि सामने हमारे कोई चीज रखी हुई, उसे हम उठाते हैं, तो ये ऐच्छिक पेशी के कारण हम कर पाते हैं। अनैच्छिक पेशी के एग्जाम्पल कौन कौन से? जैसे हमने खाना खा लिया, हम नहीं चाहते हैं कि वो पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, फिर भी वो डाइजेस्ट हो जाता है। हमारे बॉडी में आर्टरी और वेन में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हम नहीं चाहते कि वो रुक, हम चाहते हैं वहीं पर रुक जाए ब्लड, तो वो नहीं रुकेगा। वो जैसे हम सब आँख की पलक जो झपकते हैं, तो आँख हम ये सोचेंगे कि पलक न झपके, तो ये अनैच्छिक क्रिया है, हो ही जाएगा। तो चलिए ये अनैच्छिक क्रिया के एग्जाम्पल में बता दिया। हृदयी पेशी हृदय में पाई जाती है। ये कार्डियक स्ट्रेटेड होती है, मतलब ब्रांचेड होती है। ये जो ब्रांचेड शाखा, यही क्वेश्चन आया है कि ब्रांचेड
मसल्स की एग्जांपल ये दोनों अनब्रांचेड होती हैं, बट ये ब्रांचेज होती है, ये ब्रांचेज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से है कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? तो इसका एग्जाम्पल होगा वाइल्ड लाइफ होगा। चलिए मैं नवीकरणीय अनवीकरणीय यहीं पर डिस्कस क्लियर किए दे रहा हूँ, जो इन्हें इंग्लिश में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल इसे कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल, नवीकरणीय अनवीकरणीय। तो चलिए नवीकरणीय क्या है? वे ऊर्जा के वे स्रोत जिन्हें हम पुनः नवीनीकृत नया कर सकते हैं, उन्हें जैसे सूर्य का सनलाइट हो गई, एयर हो गई, वाटर हो गया, ये सारी जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, ये सारी चीजें नवीकरणीय हैं। जैसे सूर्य शाम को ढला, सुबह पुनः आ गया, हवा हुई चली गई, फिर बहने लगी, पानी गिरने लगा, कुछ दिन बाद नहीं गिरेगा। ये सारी नवीकरणीय मन कहने का कि पानी की तीन अवस्था आप सभी जानते हैं। पानी तीनों अवस्था में, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पाया जाता है। तो पानी कहीं नहीं जाएगा, पानी या तो लिक्विड से चेंज होगा तो गैस में जाएगा, गैस से चेंज होगा तो पुनः सॉलिड हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, बर्फ। तो ये तीनों ऐसी नवीकरणीय वे अच्छे से सुनिएगा, नवीकरणीय वे ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि जिनका पुनः से भी रिन्यूएबल नया किया जा सकता है, वो नवीकरणीय कहलाते हैं। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल क्या कहते हैं? अनवीकरणीय वे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें पुनः एक बार यदि हमारे प्रकृति से, नेचर से यदि वो समाप्त हो गए, विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, तो वो दोबारा नहीं आएंगे। जैसे कोयला हो गया, कोयला ये करोड़ों वर्ष लग जाएंगे पुनः कोयला बनाने में। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये सारे जो हैं तो ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं। क्वेश्चन में आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पूछ रखा, इसीलिए वाइल्ड लाइफ होगा, क्योंकि देखिए मैंने जो नॉन रिन्यूएबल में कोयला, पेट्रोलियम एग्जाम्पल दिया, वही यहाँ पे दिया है। तो ये सारे नॉन रिन्यूएबल हैं। एक बार ये खत्म हो गए तो दूसरे इनको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे हमारी धरती पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से एक कायांतरण नहीं होता है। देखिए कायांतरण यानी मेटामॉर्फिक इसका एग्जांपल ह्यूमन होगा। हम लोगों में मेटामॉर्फिक नहीं होता है। मेटामॉर्फिक ये होता है कि जो भी एनिमल होते हैं, वो जब अंडा देते हैं, ओव्यूलेशन करते हैं, उसके बाद जो उसमें से जीव निकलता है, वो जीव पहले दूसरी तरह दिखता है और उनमें मेटामॉर्फिक के द्वारा पुनः फिर वो उसी प्रकार, जैसे मेढक है, मेढक का बच्चा पहले छिपकली जैसे दिखता है, ओव्यूलेशन में जब अंडे से निकलता है, उसकी पूंछ लंबी सी होती है, पर उनमें उनकी सेल्स जो हैं तो इतना तेजी से डिवाइड होकर मेटामॉर्फिक करके, कायांतरण करके वो मेढक के रूप में बनता है। तो मेढक के लार्वा को टोडपोल लार्वा कहते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आंधी के बढ़ाव के दौरान वायु धारा चलती है ऊर्ध्वमुखी होगा। देखिए ये प्रेशर के कारण ऊर्ध्वमुखी चलती है। जब आप देखेंगे कोई घर बना हुआ है, ऐसा घर मान लीजिए कोई बना हुआ है, तो जो छत होती है घर की, जब आंधी चलती है तो ये उड़ जाती है। कारण यही है कि नीचे प्रेशर ग्रेडियंट होता है और ये ऊपर की ओर उड़ जाती है, नीचे काफी प्रेशर जनरेट होता है और ऊर्ध्वमुखी होने के कारण ये छत उड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्या कहता है कि एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर एक उल्टे गिलास को रखा जाता है तो कुछ समय बाद ज्वाला बुझ जाती है। यह इसकी अनुपलब्धता के कारण होता है। तो देखिए, व्हेन एन इन्वर्टेड टम्बलर यानी गिलास इज द प्लेस्ड ओवर द बर्निंग कैंडल, द फ्लेम एक्सटिंग्विश आफ्टर सम टाइम, दिस इज ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ। चलिए इस तो आप क्वेश्चन का आंसर तो देख ही रहे हैं, इसका आंसर ऑक्सीजन होगा। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में कुछ बता दूं, एक्स्ट्रा जानकारी। ये 2020 के क्वेश्चन में एमपी पुलिस या फिर किसी भी एग्जाम के वनडे एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन इससे बना सकता है वो। इसमें ये कह रहा है कि कोई मोमबत्ती है, उसके ऊपर गिलास रख देने से क्या वो बुझ जाएगी, क्या होगा उसका, क्यों बुझ जाएगी वो।
तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन की कमी के कारण वो बुझ जाएगी। ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन जो गैस होती है ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है, बट कलरलेस, टेस्टलेस, स्मेललेस गैस है। बट इसमें ऑक्सीजन ना तो जलती तो नहीं है, बट जलने में ये हेल्प करती है, जलती नहीं है पर जलने में सहायता करती है। और ऑक्सीजन हमारी धरती सरफेस से 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर की हाइट तक पाई जाती है, ये ओजोन परत तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन गैस जो है, यदि ये गैस जलती तो ये गैस जलने से रोकती है, ये ऑक्सीजन का अपोजिट काम करती है। ऑक्सीजन हमारे नेचर में 78% होती है और ये तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये धरती सरफेस से 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन गैस जो है तो ये जलने से रोकती है, जलने का विरोध करती है। यदि नाइट्रोजन गैस से क्वेश्चन बार बार ये जनरेट होता है, यदि नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर पर ना होती तो क्या होता। यदि नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर पर ना होती तो ये तेजी से, हर चीज़ तेजी से जलने लगती, हम आग पर नियंत्रण नहीं रख पाते, इसीलिए। और नाइट्रोजन जो है तो ये वायुमंडल द्वारा जब बिजली चमकती है तो वहाँ से नाइट्रेट के फॉर्म में पानी जब गिरता है, ये हमारे अर्थ पे ज़मीन में आ जाती है। और नाइट्रोजन क्या है, प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन में नाइट्रोजन ही होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है, पोषक पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो आप सभी जानते हैं, हमारे नेचर में 0.03% उपस्थित है। ये बहुत भारी होती है, जिससे ऊपर 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। और ये जब कहीं पर आग लग जाती है तो जो वो फायर वाले आते हैं, ये अग्निशमन यंत्र वाले, आग बुझाने वाले आते हैं, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही भरी रहती है उसका छिड़काव करते हैं। वाटर सोडा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसका छिड़काव करते हैं, जिससे उस पर कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोटी परत बन जाती है, जो कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देती है, जिससे आग बुझ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विगुणित स्पोरोफिटिक चरण के साथ अगुणित गैमेटोफाइटिक चरण के परिवर्तन को निम्नलिखित दिए गए जीवों में से किन दो में नहीं देखा जाता है। इसका फ्यूनेरिया, स्पायरोगैरा, पेट्रिस, क्लेमाइडोमोनास, एडेंटम। इसका राइट आंसर तो आप सभी देख रहे हैं, स्पायरोगैरा तथा क्लेमाइडोमोनास होगा, तो ये वाला होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें। फ्यूनेरिया जो है ये हेप्लाइड कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्न में से गैमेटोफाइटिक चरण में कौन सा हेप्लाइड होता है, तो स्पायरोगैरा और क्लेमाइडोमोनास होगा, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए आज के हमारे क्वेश्चन इतने ही थे। चलिए तो दोस्तों, यदि आप सभी को कैसा लगा हमारा सेशन, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और सुझाव दें, जो भी संशोधन करना हो हमें, हम उस पर अमल करेंगे और जरूर संशोधन करेंगे। और जय हिंद, जय भारत।